नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में ईरान तबाही की वो स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसमें कोई यू टर्न नहीं है, जिसकी कल्पना खाड़ी के देशों ने नहीं की है। ईरान पिंसर अटैक की तैयारी कर रहा है। पिंसर अटैक मतलब अमेरिका के सहयोगी देशों को एक एक करके कैंची की तरह काटने की तैयारी। एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन ईरान के साथ मिलकर अब खाड़ी की चौतरफा घेरेबंदी करने की तैयारी में है, यानी मिडिल ईस्ट को वो चारों तरफ से घेर कर हमला शुरू करने वाले हैं। यानी मिडिल ईस्ट में पिंसर अटैक की तैयारी, जिसे न सिर्फ मिडिल ईस्ट का बरगाह बन जाएगा बल्कि पूरी दुनिया का तेल बाजार भी धधक उठेगा। ईरान के इस हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है खाड़ी का सबसे अमीर मुल्क सऊदी। वही सऊदी अरब जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे लाडला और सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी है कि इस बार निशाना सीधे सऊदी अरब की बैकबोन पर होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का खाड़ी के अंदर सबसे बड़ा निवेश है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी सऊदी की धरती पर है। और मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र धरती भी सऊदी की है। और अगर सऊदी पर दबाव बढ़ा तो न सिर्फ अमेरिका दबाव में होगा बल्कि पूरी दुनिया दबाव में होगी। इस खुफिया रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट के देश को, सऊदी को आइसोलेट करने की कोशिश में लगा है ईरान। जंग की भाषा में इसे पिंसर अटैक कहते हैं, जिसमें ईरान के हूथी विद्रोही भी ईरान का साथ देने वाले हैं और अलग अलग मोर्चों से एक साथ सऊदी पर हमला करने की प्लानिंग है, जिससे सऊदी को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। एक तरफ से हूथी का अटैक, दूसरी तरफ से ईरान का अटैक और बीच में फंसा सऊदी। जिस पिंसर अटैक की तैयारी में ईरानी प्रॉक्सी हैं, ईरान का IRGC है, आखिर वो क्या है? कहते हैं अलग अलग मोर्चों से किसी एक देश पर एक साथ हमला कर देना, सीधे हमले से बचना। पिंसर अटैक बिल्कुल कैंची की तरह काम करता है, दो तरफ से दो धारी तलवार की तरह किसी एक चीज पर एक साथ भीषण हमला। और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, और इसके पीछे अहमद वाहिदी का हाथ बताया जा रहा है। IRGC की छत्रछाया में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े सभी संगठन एक दूसरे के साथ अब तक सबसे गहरा तालमेल बिठा चुके हैं। जरा नक्शे के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हूथी विद्रोही और दूसरी तरफ ईरान कैसे पिंसर अटैक की तैयारी कर रहे हैं, मकसद क्या है। और साथ में इराक में बैठे ईरानी समर्थित शिया उग्रवादी गुट भी सऊदी अरब के उत्तरी बॉर्डर पर धावा बोलने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब ये सऊदी अरब की आप धरती देख रहे हैं, यमन से हमला होगा सऊदी पर, इराक और इराक से भी जो ईरानी विद्रोही है, यानी कि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, वो अटैक करेंगे सऊदी पर। फिर आ जाइए ईरान की तरफ, ईरान से भी सऊदी पर हमले हुए हैं अभी तक, और यह हमला और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी तीन तरफ से घेरने की तैयारी में सऊदी को इस वक्त ईरान कर रहा है। इनमें ईरान कताइब हिजबुल्लाह, हरकात हिजबुल्लाह, अल मुजाबा, कताइब सैयद अल शोदा जैसे खतरनाक प्रॉक्सीज को साथ ला चुका है, और बस ईरान की तरफ से ऑर्डर का इंतजार है। यमन पर कब्जा जमाए बैठे हूथी विद्रोही अपने मिसाइलों, सुसाइड ड्रोन्स और लंबी दूरी के रॉकेट से सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके पर हमला करेंगे, जबकि ये दोनों गुट एक ही दिन एक ही वक्त पर उत्तर और दक्षिण से एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमला करेंगे। मकसद क्या है? मकसद यह है कि सऊदी अरब की सुरक्षा में जो अमेरिकी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको प्रेशराइज कर देना, ताकि यह सिस्टम फेल हो जाए और सऊदी की धरती पर ज्यादा से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया जाए। जब चारों तरफ से ईरानी प्रॉक्सी के हमले हो रहे होंगे तब ईरान कमान संभालेगा और ईरान बड़े हमले की शुरुआत करेगा।
ईरान की कोशिश यह है कि सऊदी अरब के चप्पे चप्पे को, उसके तेल कुएं को, उसकी रिफाइनरी को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अगर यह पिंसर अटैक कामयाब रहता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरीके से थर्रा जाएगी और वैश्विक तेल बाजार कांप उठेगा। सूत्र बताते हैं कि सऊदी के किन किन जगहों को ईरानी प्रॉक्सी निशाना बनाने की प्लान में है। सबसे इंपॉर्टेंट निशाने पर तेल और एनर्जी प्लांट है। यह ठीक वही रणनीति है जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ अपनाई। अमेरिका ने आदेश दिया कि रशियन ऑयल रिफाइनरी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दो, जिससे रूस घुटनों पर आ जाएगा। और ठीक वही फॉर्मूला ईरान अमेरिका के खिलाफ सऊदी को अटैक करके अपनाने वाला है। जैसे सऊदी की अरामको जैसी विशाल तेल रिफाइनरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश, कमर्शियल पोर्ट्स, बंदरगाह, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए जरूरी है, सबको तबाह करने की प्लानिंग, हवाई अड्डे, कमर्शियल हब, सबको उड़ाने की प्लानिंग, जिसे सऊदी में डर का माहौल बनाया जा सके और सऊदी को दुनिया के फलते फूलते इलाके की तरह पनपने से रोका जा सके। अगर ईरान और प्रॉक्सीज का अटैक कामयाब हो जाएगा तो अव्वल तो मिडिल ईस्ट को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा यह कि कच्चे तेल की कीमत आसमान छुएगी, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच जाएगा और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में पल भर में तबाही हो जाएगी। क्या अमेरिका अपने लाडले को बचा पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में सुपर पावर अमेरिका लाचारी और बेबसी के साथ इस पूरे तमाशे को बस देखता रह जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदिंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, रक्षा विशेषज्ञ। ग्रुप कैप्टन डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा जनरल कुलकर्णी आपसे है कि ईरान और जो उसके प्रॉक्सी हैं, ये सऊदी को इतना डेवास्टेटिंग डैमेज की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ अमेरिका को प्रेशर करने के लिए या ये पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही की आग में झोंकना चाहते हैं? विवेक का जय हिंद, जय सर। को पैनल को भी। अब जो सवाल आपने पूछा, ये एक अगर आप देखें कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक गहरी पहले से दुश्मनी है। चीन ने मध्यस्थता की थी सऊदी अरेबिया और ईरान को साथ में लाने की और तुरंत ये युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया लड़ाई है लीडरशिप को लेकर के, जैसे ओटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद ईरान एक मक्का मदीना और जिस कारण से उसका महत्व बढ़ा और ईरान का एक वर्चस्व है, लीडरशिप का रोल है, हम कहेंगे खाड़ी के देशों में, इस्लामिक देशों में, और शिया मुल्क जो है वो भी, ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते किस प्रकार से वो भी सुन्नी से शिया बन करके अब इस अपने वर्चस्व को काबिल करने की कोशिश 1979, जिसे हम लोग कई बार ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं लेकिन वो उसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महत्व ईरानियन रेवोल्यूशन और इस्लामिक रेवोल्यूशन का क्या होता है। ईरान ने लगातार जिस प्रकार से फलस्तीनियों को एक तरीके से सबने नकारा, लेकिन ईरान ने उनको अपना समझ करके हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते भी पैलेस्टीनियंस को गाजा के अंदर उन्हें काफी हद तक मदद की। इजराइल के ऊपर दबाव डालने के लिए हिजबुल्ला जो कि शिया ऑर्गेनाइजेशन है और हुदी जो कि शिया संगठन है, प्लस पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस जो ईरान के सपोर्टर है वो इराक के भी अंदर है, जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि किस जब दोनों के बीच दुश्मनी थी और अब भी दुश्मनी है। 2019 में जिस प्रकार से सऊदी के रिफाइनरीज के ऊपर हमला हुआ और अब भी जो हमला हुआ है, और कहा जाता है कि दोनों तरफ से, यानी कि ईरान इराक में ईरानियन सपोर्टेड पॉपुलराइजेशन फोर्सेस जिसे कहते हैं, और यहाँ से सदर्न साइड से
हुदी जो लगातार जिस प्रकार से सऊदी टैंकर्स को प्लस बाब अल मंदेब के ऊपर ईस्ट वेस्ट जो एक 1200 किलोमीटर लंबी एक ये पाइपलाइन जो जाती है, जिससे हम वो तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एक्सपोर्ट करने की काबिलियत रखते हैं। मकसद की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दिया और ईस्ट वेस्ट लाइन से बाब अल मंदेब से फिर यूरोप को का वो तेल निकाल सकते हैं। तो ऐसे सबको देखते हुए और जिस प्रकार से सऊदी अरब ये जो नेतृत्व है आज, जिसको एसएमबी बोलते हैं, वो जो है वो चाहते हैं कि सऊदी जो है वो तेल के ऊपर निर्भर ना हो। तेल ही ऐसी चीज है जो हो सकता है 50-60 साल में खत्म हो जाए। तो उनका जो डाइवर्सिफिकेशन प्लान है, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया सोच रहा था कि 2030 तक वो अपने आप को, जैसे हम लोग कह रहे विकसित भारत 2040, सऊदी अरेबिया जबरदस्त विकसित है, लेकिन 2030 तक वो चाहते थे कि हम उस मकाम पर जा पहुंचे, अमेरिकन मदद से, बाकी इन्वेस्टमेंट से, बाकी से, तेल के ऊपर निर्भरता कम और बाकी इसमें, और जिस प्रकार से लगातार वहां पे विमेन्स एम्पावरमेंट और बहुत कुछ फर्क पड़ रहा था सऊदी अरेबिया में और कट्टरपंथी से हट रहा था। ये सब कहीं ना कहीं ये इनको भाता नहीं है। ये जो कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ईरान ने पाल रखे हैं अब, चाहे वो हुदीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हैं, चाहे हमास है या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है, तो यही कारण है विवेक, कहीं ना कहीं इसको एक नेतृत्व, मतलब ओटोमन एम्पायर के बाद नेतृत्व गया ईरान के पास और ईरान सोचता है कि वो है इस नेतृत्व के काबिल और वो नेतृत्व लेने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से उन्होंने अब अमेरिका को आंख दिखाई है और अमेरिका को तकरीबन एक कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका ऑनरेबल एग्जिट चाहता है इस लड़ाई से, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो एक वर्चस्व बना रखा है ईरान ने और दबदबा इस्लामिक वर्ल्ड में आज की तारीख में ईरान का है, उसको देखते हुए हम देख रहे हैं ये कशमकश जो है मध्य मिडल ईस्ट में हो रहा है और ये चलेगा। लेकिन मुझे लगता है ईरान को भी ये समझ में आ रहा है सिर्फ हॉर्मुज पर वर्चस्व रखकर बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो अब सऊदी को कैसे चारों तरफ से घेर कर अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाया जाए। मैं चाहूंगा इस पर ब्रिगेडियर शारदिंदु का क्या टेक है वो जानना। देखिए, मेरा मानना है कि जब आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो आपको स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचना पड़ेगा। अगर आप टैक्टिकल लेवल पे छोटे छोटे ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आप सऊदी अरेबिया को समझ नहीं पाएंगे। ये सडनली मूव नहीं हुआ है। इसके पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील की थी और अभी उन्होंने फिर से पक्का डिफेंस की डील की है, जिसमें इजिप्ट के शामिल होने की बात है और टर्की उसमें आ गया है। देखिए, अमेरिका जो है इस रीजन से हटना नहीं चाहता और इस रीजन में एक ऐसे ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की तरफ वो खोज रहा है जिससे कि उसके ऊपर इसका लोड खत्म हो और साथ में इनको आपस में ऐसे उलझा के रखो जिससे कि अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अमेरिका का जो हेजेमनी है वो बरकरार रहे और ऑयल रिसोर्स पे उसका कंट्रोल रहे। इसको आपको समझना होगा। और जहां तक ऑटोमन एम्पायर की बात है, ऑटोमन के की जो मंशा है ना तो वो ईरान के पास है ना सऊदी अरेबिया के पास है, वो मंशा पालता है टर्की। टर्की के एर्दोगन का सपना है कि वो ऑटोमन एम्पायर है, इसलिए उन्होंने अपने देश में एक रेडिकल फंडामेंटलिज्म को इजाद किया और उसी के तहत वो सेल कर रहे हैं। अगर आप पिंसर अटैक की बात करते हैं तो पिंसर अटैक एक बहुत ही फार फेस्ड आइडिया आपने सऊदी अरब के लिए लगा है। ना तो ईरान वो काबिलियत रखता, ना हुती उसकी काबिलियत रखता है, ना ही उसके तमाम प्रॉक्सीज रखते हैं। पिंसर अटैक में होता क्या है, आपके पास दो ऐसी बड़ी फोर्सेस होनी चाहिए जिसका ऑर्डर ऑफ बैटल इक्वली गो, और जब वो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन करते हैं तो वो कन्वर्ज करके देश का दो हिस्से कर देते हैं। ना तो ये हैसियत होती है ना ही ईरान में है और सारे स्पेक्टेटर बन के विश्व का फोरम नहीं देखेगा। अमेरिका फिर इसको स्पेक्टेटर की तरह नहीं लेगा, फिर अमेरिकन ट्रूप्स वहां ग्राउंड पे कमिट होंगे और इसका वो बहाना खोज रहा है। तो इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है, आप लोकल लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे हुतीस हमले कर सकता है, मिसाइल दाग सकता है, लेकिन इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन अगर आप पिंसर अटैक की उसको संज्ञा दे रहे हैं तो शायद वो संभव नहीं। एक वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, इस पे बातचीत हो सकती है, डिबेट हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जहां तक सऊदी अरेबिया है, इस चीज को वो समझ रहा था। ये देश एक ऐसा देश है जो अपनी सिक्योरिटी को दूसरे को देता है, सबलेट करता है। अभी तक ये सिक्योरिटी अमेरिका के पास थी। अमेरिका के 19 से 20 बेस मिडिल ईस्ट में है,
40 से 50,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन सारे के सारे सिस्टम फेल हुए। आज भी ईरान जब चाहे तब सऊदी अरब पे अपने मिसाइल द्वारा, ड्रोन द्वारा हमले कर सकता है, और सिस्टम फेल है। कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर मिसाइल जो अमेरिका की है, बहुत सारी रिपोर्टें हैं जिसमें कहा गया कि उनके पास कमी है, लिहाजा इसका फायदा उठाते हुए ईरान उस पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ दिन पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी कि जी। आप ईरान पे हमले बंद करें, क्योंकि इसका खामियाजा ये सऊदी अरबिया को भुगतना पड़ रहा। और इसका एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है, जिस तरीके से बहरीन में अटैक हुए, जिस तरीके से कुवैत में अटैक हुए, जिस तरीके से ओमान में अटैक हुए। देखिए, आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए, और आज की डेट में यूएई ने बहुत सारा सब्सटेंशियल अमाउंट ईरान को दिया, तो उसके ऊपर हमले बंद हुए। तो इस तरीके की डायनेमिक्स की अगर आप बात करते हैं, तो अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध को इसी तरीके से उलझा के रखें जिससे उसकी हेजमनी बनी रहे, उस वो इस इलाके से हटने वाला नहीं है। लाख कोशिश ईरान कर ले, लाख आप इस पे एडमेंट रहे कि हम अमेरिका को स्टेट ऑफ हरमुज से आप हटा सकते हैं, ब्लॉकेट हटवा सकते हैं, लेकिन अमेरिका का प्रेजेंस मिडिल ईस्ट से नहीं जाने वाला। और जब तक उसका मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस है, सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी, चाहे वो आप लाख फोरम बना लें, इसकी सिक्योरिटी रेस्ट करती है अमेरिका पे। और जी। अमेरिका का सबसे बड़ा प्यारा नुमाइंदा है इसराइल। इसराइल के थ्रू वो सारी चीजों को सेट करता है, ऑर्गेनाइज करता, ऑर्केस्ट्रेट करता, और प्रॉक्सीज को आज की डेट में काफी हद तक मार्जिनलाइज कर दिया। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि कंफ्यूजन की स्टेट में आपने क्रिएट कर रखा है। पूरे विश्व फोरम में जब भी टर्की की एंट्री होगी, वहां पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि टर्की के पास एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार है, वो नेटो का सदस्य, उसके पास सिक्योरिटी का एक अम्ब्रेला है, और साथ में वो इजराइल के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, इजराइल को कॉर्नर करना चाहता है, जिससे वो ऑटोमन एम्पायर या उसका जो वर्चस्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था वो बना के रखे। तो ओवरऑल सिचुएशन, मेरा मानना है कि एक तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है ईरान के बरखिलाफ, जिससे कि सारे के सारे मुल्कों को एक साथ इकट्ठा करके, मिडिल ईस्ट के, गल्फ कंट्रीज के, उनको एक फ्रंट के साथ तरह यूज करे अमेरिका ईरान के बरखिलाफ। क्योंकि अमेरिका आज की डेट में यहां से निकलने की स्थिति खोज रहा है, कैसे निकले, और ये तभी संभव है कि जब आपस में एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट बना दीजिए, एक डिटरेंस का काम कर दिए, अपने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और एक विक्ट्री फ्लैग पहनाइए, नहीं, चाहे वो लेकिन आज की narrative तारीख में चला के, अगर चाहे अगर किसी भी अमेरिका तरीके किसी से भी वहां से सूरत में निकले। वापस जाता है तो वो मिडिल ईस्ट को जाहिर सी बात ईरान के हाथ में छोड़ जाएगा। राजन जामवाल सर, आपका क्या टेक है इस पर? हाँ, देखिए, मैं श्रद्धेंदु की बात को ही थोड़ा आगे ले जाता हूं। आपने बार बार पिंसर अटैक की बात करी। अब पिंसर अटैक एक्चुअली अगर देखा जाए, ट्रेडिशनली ये लैंड वॉरफेयर के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसको फेमस किया था रोमेल ने और बाद में पैटर्न ने, जब बड़ी बड़ी लैंड फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के इलाके में आपस में मिलती हैं, तो दुश्मन के दो हिस्से अलग हो जाते हैं। यहाँ जो कैपेबिलिटी है, आप हूथी की देखिए, या जो इराक में अलग अलग ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह की देखिए, वो बिल्कुल भी लैंड ऑफेंसिव के मामले में जीरो है। कुछ ड्रोन, मिसाइल, एयरफोर्स भी नहीं है उनके पास, तो बेसिकली कैपेबिलिटी ड्रोन और मिसाइल्स की है। तो इसमें पिंसर मतलब अटैक का संबंध नहीं बनता, बिकॉज एरियल वॉरफेयर में तो ऐसा होता है कि आप वैसे भी कहीं से आ सकते हैं, आप वैसे भी कहीं से आ सकते हैं। तो खाली ड्रोन और मिसाइल से अगर आप सोच रहे हैं कि किसी देश को दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। दो टुकड़ों में उसमें आप नुकसान कर सकते हैं देश का, उसकी इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल या फोर्स टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और इतनी रेजिलियंस आई थिंक सऊदी अरेबिया में अभी भी है कि डैमेज को वो अब्सॉर्ब कर सकता है। देखिए, एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स नॉट ओनली आप मार कितना सकते हैं, आप कितनी मार खा सकते हैं, दैट डिपेंड्स। जो ईरान बड़ी बखूबी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, बहुत मार मिली है फिर भी टूटा नहीं है, क्योंकि मार खाने की जो क्षमता है वो शायद मारने वाले की क्षमता से थोड़ी सी ज्यादा है। और दूसरा, उसको एक एडवांटेज है कि अमेरिका एक ऐसा पहलवान है जो मार खाने से डरता है। क्योंकि आपके पास कितनी भी ताकत हो, पर आप दो कैजुअलिटी लेने को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस ताकत का कोई फायदा नहीं है। इट जिसको बोलते हैं ना कि मतलब वो इस वैसी ताकत है आपकी जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इतने सारे मैरी, इतना जितना मर्जी वो रख लो, आप सिर्फ चोट पहुंचा सकते हो। चोट पहुंचाने के बाद आप, ऐसा नहीं कि आपके पास ताकत नहीं है, पर आपके पास विल नहीं है उस ताकत को इस्तेमाल करने की, जिसे भूंज रहा है, जिसका ईरान
इस्तेमाल कर रहा है। अभी होगा क्या? अभी मेरे हिसाब से ईरान जो है वो इस वॉर को थोड़ा प्रलॉन्ग करना चाहता है, एटलीस्ट टिल नवंबर। तो वो चाहता है बीच में इंटेंस एंगेजमेंट हो, चाहे हो जाए कोई बात नहीं, हम मारें वो मारें, हम और नुकसान झेल लेंगे, पर ये नवंबर तक, जब तक इनके मिड टर्म इलेक्शन ना हो जाए, भैया ये चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आदित्य, अमेरिका ऑफ रैम्प चाहता है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो ओमान के साथ ईरान की डील हो जाए, क्लेम हम कर लेंगे कि हमने कराई, कोई बात नहीं, तो ऑफ रैम्प कोई लेके हम बाहर निकले, उसके बाद हम प्रॉक्सीज के थ्रू डायरेक्ट ना लड़े। बट इजराइल है अभी भी एक्शन में, उसको सप्लाई करते रहे, एंड मतलब जितना डिग्रेड ईरान हो गया है उसमें, प्लस दे विल ट्राई नाउ दूसरे ऑप्शन मीन अभी तक कुर्द आए नहीं है, जंग में कूदे नहीं है। दिस थिंग, पाकिस्तान इज वन जिसको आराम से फोर्स किया जा सकता है टू गेट इनटू दिस थिंग, बिकॉज उनकी जरूरत है, भूखे नंगे हैं, मतलब अपनी फौज बेचने को तैयार हैं, दे कैन बी इजीली प्रेशराइज, और भी बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं इनके ऊपर। आई एम श्योर साइमल्टेनियसली जोर चल रहा है, बट किसी भी हालत में यूएस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसेगा, मतलब लैंड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसेगा, और जब तक नहीं घुसेगा आप सिर्फ चोट पहुंचा सकते हो, आप कोई नतीजा हासिल नहीं कर सकते। एंड आई एम श्योर ये बात अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को भी पता है, इनफैक्ट सबको पता है, हम लोगों को पता है, उनको पता है, सबको पता है। दैट इज वेयर मेरे को लग रहा है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में थोड़ा चेंज आएगा मिडिल ईस्ट का। ऑफ कोर्स अमेरिका कभी भी मिडिल ईस्ट से निकलना नहीं चाहेगा, पर खाली उसके चाहने से क्या होता है? चाहने से तो सबको बहुत कुछ चाहिए, बिकॉज ट्रुथ ये देख रहे हैं कि वो अनएबल्ड रहा है प्रोटेक्ट करने में। सऊदी अरेबिया हो जाए, यूएई हो जाए, या दूसरे मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए असफल रही है, जो कि प्रमाइस था उनका वहां रहने का, कि हम रहेंगे तो आप प्रोटेक्ट होंगे। तो अब जब देख लिया है कि आपके रहने से हम प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, सो दैट वेरी प्रमाइस इज गेटिंग अफेक्टेड। एंड प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि किसी भी देश के पास वर्थवाइल सेना नहीं है। ऐसा नहीं है पैसा है पर सेना नहीं है। सेना क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लोग इनके सेना में जाना नहीं चाहते, और मतलब पर कैपिटल वगैरह जो भी आप बोलिए, बिकॉज इनसे काफी लोग हमको इकट्ठे जब कोर्सेज करते हैं, मिलते रहते हैं, तो उनका मेंटल मेकअप हमें थोड़ा सा पता है, नो उसकी वजह से वो झील रहे हैं। बट आई एम श्योर अभी वो अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढेंगे। मुझे लगता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जो आप बात कर रहे हैं, रेजिंग मर्सनरी फोर्सेस, लार्ज मर्सनरी फोर्सेस, एंड उसमें वो एक अलग गेम है कि पोस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो ईरान के युद्ध का जब भी 6 महीने साल बाद खत्म हो, उसमें भारत का क्या रोल होना चाहिए या क्या हो सकता है, वो किसी और दिन की डिस्कशन के लिए हम छोड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो बदलेगा। और एक और मकसद जो पिंसर अटैक का बताया जा रहा है, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर के पास जा रहा हूं, कि वो उनके एयर डिफेंस को प्रेशराइज करना चाहते हैं, इतना ज्यादा अटैक करना चाहते हैं कि सऊदी का एयर डिफेंस फेल हो जाए, जिससे कि उनके अभी तक जो भी हमले हो रहे हैं उससे ज्यादातर सऊदी उसको एयर डिफेंस से गिरा दे रहा है या अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले रहा है। डीके पांडे सर, जय हिंद, धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है कि जो अमेरिकी रणनीति रही है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़े क्षेत्र को जो अगर आप टारगेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ऑलरेडी हमने चर्चा की कि 19 यूएस बेसेस हैं वहाँ पर, 40,000 से अधिक अमेरिकी फौज हैं, तो इनको सबको सुरक्षा देना, इनको पहली सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो पेरेंट कंट्रीज हैं उनकी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा मैं। इनके 19 स्थानों पर आपको एयर डिफेंस और ग्राउंड कवर देना है अपनी खुद की फौज को। सोचिए, आप 6,500 मील दूर बैठे हैं और वहां से सारे रिसोर्सेज, सारे जो है टैक्टिक्स, ऑपरेशंस आप डिसाइड कर रहे हैं सेंटकॉम के थ्रू। तो ये सब जो है जो ऑड्स हैं वो अमेरिका के लिए बड़े दुखदाई हैं। अब बात करते हैं हम पिंसर अटैक की, जिसकी बात हो रही है। हम एयरफोर्स में पिंसर अटैक दिन रात उसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोऑर्डिनेशन के साथ साथ प्रिसीजन की आवश्यकता होती है, और लेकिन जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही जो है जबरदस्त मिलते हैं, इसलिए पिंसर अटैक की तरफ ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पिंसर अटैक की क्या आवश्यकता है? यहाँ एक पिंसर अटैक कहा जा सकता है कि एक लॉटरी लग गई है ईरान की, कि हुती जो है साउथ में है, और जो ईरान समर्थित गुट है जिसका आपने जिक्र किया, हिजबुल्लाह, शतुद्दौला, शहीद सुवाबा, 3-4 आपने नाम गिनाए, ये सभी जो ईरान समर्थित ग्रुप जो है वो नॉर्थ में है। तो ये एक तरह से लॉटरी ईरान की, दोनों तरफ से अगर अटैक करते हैं तो निश्चित रूप से सऊदी अरेबिया को जो है बाजी बजा सकते हैं। अब सऊदी अरेबिया क्यों?
सऊदी अरबिया जो है दुनिया का नंबर 1 क्रूड एक्सपोर्टर है, और इसका जो है 17% जो है पूरे ऑयल रिजर्व्स जो है ग्लोबल, वो उनके पास है। 2025 में 187 बिलियन डॉलर का उन्होंने जो है ऑयल ट्रेड एक्सपोर्ट किया था। और अब जो है कहा जा रहा है कि इसमें गिरावट आ गई। खुद की इनकी जो जीडीपी है उसमें 40 to 60% योगदान जो ऑयल ट्रेड का है। सोचिए, जो देश पूरा ऑयल के ऊपर आधारित हो, जिसकी अर्थव्यवस्था, उसको अगर आप अटैक करते हैं तो उस देश पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। शायद यही कारण है कि ईरान उस पर अटैक कर रहा है। अब क्योंकि अमेरिकी फौजें जो हैं वहां पर केंद्रित हैं और अमेरिका का हमें सदैव साथ दिया है सऊदी अरेबिया ने, तो वो निश्चित रूप से जो उनको टारगेट करना आसान है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक कहानी सुनते थे जब छोटे थे कि एक आदमी था, उसकी जान जो है तोते में रहती थी, तो तोते को आप दर्द दीजिए तो आदमी को दर्द होता था। तो कुछ उसी प्रकार की जो है वहां पर जड़ तोड़ पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है इतनी लंबी लड़ाई के बाद, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन फोर्सेस की, अमेरिकन रणनीति की, डोनाल्ड ट्रंप जिनकी की जो है 1.0 में जब उन्होंने सुलेमानी को हिट किया, तब से आईआरजीसी उनके अगेंस्ट रहा। और उसके बाद अयतुल्ला खमेनी की जो टारगेट हुए डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में, इन दोनों का आईआरजीसी बदला लेना चाहता है। इसलिए जो हाल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए गए हैं ताकि जो उनके ऑब्जेक्टिव है पूरे हो सके। हालांकि क्योंकि जिसका कि मैंने आपको जिक्र किया कि ग्राउंड अटैक ईरान में पॉसिबल है कि नहीं, हम काफी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बचा केवल मात्र हवाई इलाका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप देखिए कितनी बार कह चुके हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर पूरा कंट्रोल है। कल भी उन्होंने ये बात कही, और इसी बात के प्रति उत्तर में मोहसिन रिजवी जो नए उनके सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, जो कि बहुत कट्टरवादी हैं, उन्होंने कहा कि ये इसको जो है डोनाल्ड ट्रंप कैसे कसते हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी होती हैं हम जो है टोटल ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड डिक्लेयर करते हैं उस इलाके का। और साथ में हुती ने भी जो है बॉब अल की जो है ब्लॉकेट कर घोषणा की। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ से। ये अमेरिका को देखना होगा कि किस प्रकार से बचने का रास्ता निकालता है। हालांकि बीच में ये भी खबर आई कि शायद जो 60 दिवसीय शांति प्रस्ताव था, सीज फायर था, वो शायद उसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन उसको आईआरजीसी कमांडर ने कहा कि नहीं, ये गलत घोषणा है, क्योंकि आपने तो सीज फायर शुरू होने के 48 घंटे के अंदर ही हमारे पर अटैक कर दिया और उसको तोड़ दिया। तो सीज फायर तो है ही नहीं, तो आप सीज फायर की कौन से शांति की बात कर रहे हैं? और पिछले 11 दिन से आप लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है सेंटकॉम के द्वारा विमान ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में। तो ऐसे हालात में सीज फायर कैसा हो? तो शांति की बात की जहां तक हो रही है, वो इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कोई गुट हिलने को तैयार नहीं है। और अमेरिका चाहता है कि किसी प्रकार से वहां से निकले, क्योंकि इसको हैंडल करना मुश्किल है। हम देख चुके हैं कि लगभग 70 से 80% पेट्रोयट और थार्ड मिसाइलों का प्रयोग करने के बाद भी उसको वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए जो वो चाहता था। अब उसके पास सीमित साधन है, और अब उसने ये भी एक किया है, सभी जितने भी डिफेंस प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्स्ट्रा बजट दे रहे हैं वो, कि आप करिए और कुछ न कुछ जो है हमको दीजिए, इंटरसेप्टर दीजिए, गोला बारूद दीजिए, ताकि हम अपनी लड़ाई को जारी रख सकें। उनकी मेराइन फोर्स पर प्रेशर है। तो इन सबको देखते हुए अमेरिका चाहता है कि थोड़ा समय मिले, साथ ही ईरान भी चाहता है समय मिले, ताकि वो अपने आप को रिज्यूनेट कर सके, जो उसको लॉसेस हुए, जो एयर डिफेंस सिस्टम उसके जो डैमेज हुए उनको रिस्टोर कर सके और अपनी रणनीति को वो बदल सके। क्योंकि लगातार उसको जो है आवश्यकता है अपने आप को बनाए रखने की, अगर चाहता है कि वो फील्ड में रहे। बीच में ये भी घोषणा हुई कि शायद वहां पर आईआरजीसी और जो शांति गुट है ईरान में, दोनों के बीच में काफी टकराव हो रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद कहा जा रहा है कि शायद उसकी संभावनाएं भी जो शांति की तरफ थी वो बहुत क्षीण है। पाकिस्तान के प्रयास अब लगभग शून्य हैं। हालांकि मोहसिन वहां पर गए हुए हैं बात करने के लिए, लेकिन कोई बात बनेगी इसकी बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्पेशली आईआरजीसी में, और वाहिदी को कमान दी गई जो कि कासिम सुलेमानी के भी गुरु माने जाते हैं, तो उसके बाद तो क्लियर हो गया कि अब मुश्तबा भी आईआरजीसी पर ही रिलाई करेंगे और ईरान और अग्रेसिव होगा। डिप्लोमेसी थोड़ी कम ही रहेगी, मार कुटाई थोड़ी ज्यादा रहेगी। ये क्लियर कर दिया ईरान ने, अपने जेस्चर से करें, अपने एक्शन से करें, चाहे जैसे भी करें। मेरा सवाल कुलकर्णी सर आपसे है, क्या ये अमेरिका ने इतना एंटिसिपेट किया था, यहां तक आ जाएगी बात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप देखें ट्रंप का जो इनिशियल बयान कि 1 महीने में हम युद्ध खत्म कर देंगे, अब 1 महीना कहाँ, 6वां महीना शुरू हो गया है और युद्ध समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अमेरिका ने शुरुआत ही की थी पेट्रो डॉलर से, जब किसिंजर ने सऊदी अरेबिया के साथ डील किया था।
और उसके बाद से अमेरिका चाहे कितना भी डेट में हो, चाहे $30 ट्रिलियन डेट में हो, उनको मालूम है उन्होंने नोट छापने हैं, और जब तक पेट्रो डॉलर और या डॉलर की वाह होती है विश्व नहीं में, रहेगी। अमेरिका को कोई चिंता नहीं है। यही इसके कारण ही अमेरिका ने अभी जो सऊदी अरेबिया के साथ 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील किया है, उससे साफ पता चलता है कि किस प्रकार से सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच का जो गठबंधन है वो कभी भी नहीं टूटेगा, और अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को अपने इसमें लपेट लिया है। तो ऐसे इसमें अमेरिका, चाहे हम लगता हो कईयों को कि अमेरिका ऐसे ही है, अमेरिकन डीप स्टेट का बहुत ज्यादा जबरदस्त एजेंडा है। उनको मालूम है किसके पास क्या काबिलियत है। ये नहीं कि वो ईरान को और तबाह नहीं कर सकते, तबाह करने में जबरदस्त काबिलियत है, पर वो तबाह नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे करके इम्प्लोजन जिसे बोलते हैं, ईरान खुद इम्प्लोड करेगा, क्योंकि अब जब घेराबंदी रखेंगे ईरान को अचानक आज नहीं 2 बाद असर दिखने लगेगा। अभी से दिखने लगा है, जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, पैसे की किल्लत हो रही है, नहीं, ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं जल्दी से एक सवाल शार्दुल सर से ले लूं कि अगर सऊदी पर हमले शुरू हो गए दोनों तरफ से, तो फिर अमेरिका के पास ऑप्शन क्या रहेगा? उसको वॉर में तो आना ही पड़ेगा। डेफिनेटली विवेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर सऊदी अरेबिया पे इस तरीके से ईरान ने हमले किए, जिससे कि कंपल्सरीली उसको आना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बहुत अहम एलाई है। सऊदी अरेबिया की तबाही अमेरिका की तबाही, आप इस तरीके से समझिए। और अमेरिका तो इस फिराक में है कि कैसे उसको एक सरजमी मिले जिससे वो ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सके, और जब उसको सऊदी अरेबिया का बेस मिलेगा, सऊदी अरेबिया से उसको सहायता मिलेगी, तो वो डेफिनेटली ईरान पे एक ऐसा अटैक करेगा जिससे ईरान तबाह। लेकिन ये स्टेज आने वाली नहीं है। मेरा मानना है कि ईरान का आज की डेट में कंटेंशन सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इन एंड आउट को कैसे वो मॉनिटर करना, इस पे सहमति नहीं हो पा रही। न्यूक्लियर डील की बात टॉक टेबल पे चली गई है, मसला सिर्फ आज की डेट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फंसा हुआ। अगर रीजनल कंट्रीज जिसमें ओमान और सऊदी और ये ईरान अगर मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सलूशन निकाल लेते हैं, तो ये युद्ध आगे जाता दिख नहीं रहा। ईरान हमेशा रिटेलिएट स्ट्राइक कर रहा है, और अमेरिका भी इस युद्ध से निकलना चाहता है, क्योंकि वो जवाबदेही है उसकी अपने नागरिकों के प्रति। उनका मिड टर्म इलेक्शन, अमेरिका इस युद्ध को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो चाहता है सेफ एग्जिट यहां से। तो फिर ईरान किस चीज की तैयारी कर रहा है जामवाल सर? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, ईरान इस युद्ध को मेरे हिसाब से नवंबर तक ले जाना चाहता है। चाहे इंटरमीडिएट वो चाहता है, ज्यादा टाइम नेगोशिएशन में बीते, चाहे वो शैम नेगोशिएशन हो, उसको पता है बीच में इंटरमीडिएट फायर रहे, ये नवंबर तक युद्ध चले एकदम, तब तक वो कभी ओमान से, कभी अब देखिए ओमान के साथ हो गया, मतलब जो बातचीत 2 होती थी, अभी कितना 10 दिन हो गए हैं, ओमान से बातचीत चल रही है, अमेरिका चुप बैठा हुआ है। वो इस प्रकार अभी इसके बाद हो सकता है किसी और से बातचीत शुरू कर दे। अभी सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा टोकेगा, उसके बाद सऊदी अरेबिया से बात शुरू कर देगा। इट विल प्रलॉन्ग द वॉर टिल नवंबर, एंड बिकॉज वो बड़ा टारगेटेड है। टारगेटेड मतलब उनके ना क्या बोलते हैं कि भी एक तो होता है देश दुश्मन है, वो इंडिविजुअल दुश्मन बना लेते हैं। उन्होंने ट्रंप को पर्सनल दुश्मन बना लिया है। देश की दुश्मनी एक जगह, इंडिविजुअल दुश्मनी एक जगह, तो वो पर्सनल दुश्मनी पे निकालने पे आ जाते हैं। एक्चुअली इनका मेंटल मेकअप अभी भी वो 1300 साल वाला पुराना चल रहा है। तो अगर आप उस माहौल में डाल के देखें, मतलब लड़ाई ट्रंप के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ नहीं है। देखिए, अमेरिका के खिलाफ इन जर्नल है, इन पर्टिकुलर ट्रंप के खिलाफ है। आप समझे अभी कि इन जर्नल अमेरिका के खिलाफ है, बट इन पर्टिकुलर ट्रंप के खिलाफ है। इट इज समथिंग लाइक कि भी जो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है इस पर्टिकुलर को, उसके पर्सनल खिलाफ है। और पर्सनल कितनी थ्रेट्स दे चुके हैं, आई मीन दे आर टेल कि इसको नहीं छोड़ेंगे, ये वो रोज आ रही हैं ईरान से। सो इमीडिएटली खबर ये भी आई कि टर्की से निकले तो फूड ट्रक में छिपकर भागना पड़ा था ट्रंप को। अभी एक स्टोरी ये भी चल रही है। बिल्कुल। सो दे विल कीप ट्राइंग, वो तो कोशिश करते रहेंगे, वो तो कोशिश कर। उनके लिए ये युद्ध मतलब ईरान जो उसका युद्ध नहीं है, उनके लिए करबला की लड़ाई है। उनके लिए करबला की लड़ाई है। तो वो करबला की लड़ाई में लास्ट मिनट डीके पांडे सर, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? वो उसमें लड़ने को तैयार है। जी, डीके पांडे सर।
देखिए, अभी सीएनएन ने एक पोल करवाया जिसमें पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूएस मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है उनके संबंधों को क्या तरीके से हैंडल किया। तो 28% लोगों ने ही कहा कि उन्होंने ठीक से किया, बाकी सारी जनता उनके खिलाफ है। तो वहां के लोग हैं उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो सप्लाई चेन है, वो डिस्टर्ब है। तो अमेरिका चाहता है कि उसको समय मिले, और जब तक समय उसको मिला, लेकिन नवंबर में क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जो संभावनाएं लग रही हैं कि वो उनको जो ऐसे दिन का सामना करना पड़ सकता है जो वो नहीं चाहते। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि कुछ को ऐसा हो ताकि वो एक सम्मानपूर्ण तरीके से अपने आप को वह बाहर निकाल सके। लेकिन ईरान ऐसा करने देगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि मुख्य बात यह है कि ईरान का उद्देश्य जो है दो है। एक तो बदला लेना सुलेमानी और खमेनी की हत्या का, दूसरा जो न्यूक्लियर उसका जो ऑब्जेक्टिव है। सारी जो है बादशाहत की लड़ाई है कि इस्लामिक वर्ल्ड को कौन लीड करेगा, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और पाकिस्तान शायद इसीलिए नक्शे में है इस्लामिक कंट्रीज के कि वो उसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो उसका सरोकारी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट क्या उसका खुद का है या फिर अमेरिका से खैरात में मिला है? ऑप सिंदूर में जब हमने उनके सो कॉल्ड न्यूक बेस को हिट किया था तो छटपटा पाकिस्तान रहा था। वही वाली बात की आपने जो कही कि एक राक्षस था, उसकी जान जो तोते में बसती थी, तोते को पकड़ लिया तो राक्षस छटपटाने लगा। लगभग कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये दुखद है कि पूरा विश्व इन सब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे प्रभावित हो रहा है। ऑयल के रेट जो हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। मैं भी प्रभावित हो रहा हूं। जब भी मैं पेट्रोल डीजल डलाने जाता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को भर भर के यहां से दुआएं भेजता हूं कि थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रंप, आपकी वजह से मेरी जेब ज्यादा ढीली हो रही है यहाँ, और मेरे से करोड़ों हिंदुस्तानियों की और इस दुनिया में शामिल रह रहे करोड़ों लोगों की भी यही हालत होगी। आफ्टर ऑल वॉर कोई नहीं चाहता है, हर कोई पीस के साथ रहना चाहता है। कम से कम हम हिंदुस्तानी जो एक 80वीं आज़ादी जश्न के दहलीज पर खड़े हैं, हम तो कम से कम कभी हमने युद्ध की बात नहीं की, हमने बुद्ध की बात की। लेकिन जब जब युद्ध हम पर थोपा गया तो फिर हमने उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। खैर, इसी उम्मीद के साथ कि ये युद्ध भी, इसका भी अंत होगा, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। जो आया है वो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह युद्ध खत्म हो और हम सब सुख और चैन और राहत की सांस लें। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।